और यही विषय आज हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज के मेरे पहले टॉपिक में, और जिसका नाम है, देख सकते हैं बिजनेस लाइन पे आया हुआ, आप सबने पढ़ा भी होगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग। और इसके बेस पर चर्चा की गई है और भारत की रैंकिंग टॉप 40 कंट्रीज में हम आ चुके हैं इनोवेशन करने वाले। तो वो कौन कौन सी सरकार की नीतियां हैं जो इसकी मदद करती रहती है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑब्वियस है सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, इसलिए यूपीएससी के पेपर में जरूर सरकार, यानी ऑब्वियस यूपीएससी की तरफ से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों पर प्रश्न हमेशा रहते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्न सरकारी नीतियां यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसके कारण जो भी विषय हमारे सामने आते हैं, तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर इसे आप ले लेंगे, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत इसे आप देखेंगे। जीएस पेपर 3 स्वाभाविक रूप से यह इकोनॉमिक्स का भी विषय है, पहली यूनिट साइंस एंड टेक का भी विषय है। फिर ऐसे बताने की जरूरत नहीं, नवाचार पर बहुत सारे ऐसे, विचारों पर बहुत सारे ऐसे आपसे पूछे जा चुके हैं, जिसमें एक फेमस है जो हमेशा हमारे दिमाग में आता रहता है, आपके भी दिमाग में आता रहता है, नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक। सभी बच्चों को नमस्कार। नमस्कार जो बच्चे बाद में जुड़े हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग इसी विषय को लेकर के पढ़ेंगे और आप मैक्सिमम इसमें से सीखे सिखाए हुए हैं, कहीं से भी कोई आपको चिंता होने वाली नहीं है, ठीक है। और ऐसे और प्रीलिम्स की निगाह से इसे हम विस्तार से देखेंगे। बिहार पीसीएस मेंस का भी जिक्र करेंगे इसमें, यानी ध्यान से देखें आप, बिहार पीसीएस मेंस का भी इसमें जिक्र रहेगा, बीपीएससी मेंस का भी, और यूपी पीसीएस मेंस का भी इसमें जिक्र रहेगा, क्योंकि दोनों का मेंस है। और भी बच्चे, अगर किसी का मेंस होगा, ये नहीं कि आगे होने वाला, अगर प्री हो चुका है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दें अभी, और मैं उस पीसीएस का भी यहां जिक्र कर दिया करूंगा। करने का मतलब किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जैसे गुजरात पीसीएस का मेंस अभी हुआ, मान लीजिए अभी किसी एमपी पीसीएस का होने वाला हो किसी का, तो आप मुझे बता देंगे हाँ सर होने वाला है, तो मैं वहां की किसी एक विषय से जिससे भी कनेक्ट होगा, तो इससे आपका जो स्पेशल पेपर होता है गुजरात का, या फिर आपका जो है उत्तराखंड का, यूपी का, यानी जो राज्य के बारे में होता है, उसको भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको मजा आएगा और आप बहुत बेहतर ढंग से इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आज दो टॉपिक एक साथ द हिंदू के फ्रंट पेज पर हैं और दोनों का एक दूसरे से संबंध है, और उस संबंध को आप इन दो टॉपिक के रूप में देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक में जाने से पहले एक छोटी सी चर्चा आपके साथ करूं। आंखें बंद कीजिए, आप सब लोग आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए। क्या कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह हम सो के उठे और हमने मोबाइल खोला। ऑब्वियस है, हम सब सुबह उठ के यही काम करते हैं, सभी करते हैं, अमूमन ऐसा हो चुका। और देखते हैं, खासकर ऑनलाइन अगर हम पढ़ रहे हैं तो और भी हमारे लिए रेलिवेंट हो जाता है। और देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक वीडियो में कह रहे हैं कि कल चुनाव, बिहार के होने वाले चुनाव अब नहीं होंगे, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हो कि बिहार के चुनाव की जो डेट आई थी वो डेट रद्द कर दी गई है। अब क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो पूरे देश में हड़कंप आएगा, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे तो बिहार में हड़कंप आएगा। और कुछ समय के बाद हमें पता चलेगा कि वो वीडियो असली नहीं था, लेकिन नुकसान हो चुका है। हमें पता लगा कि ये वीडियो जिसने नुकसान पहुंचाया वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया एक डीप फेक वीडियो था। अब अगर आप सोचिए, डिजिटल लिटरेसी ना हो, डीप फेक क्या है ये किसी को पता ना हो, एआई क्या काम करता है ये किसी को पता ना हो, फिर क्या होगा? यानी जनता अगर यह ना समझ पाए कि क्या असली है और क्या नकली, और जनता क्यों नहीं समझ पाएगी? क्योंकि स्वाभाविक है, जनता ने डीप फेक तो नहीं पढ़ा। कॉमन, आप अगर बिहार में चुनाव होने वाले कॉमन अगर आप ह्यूमन बीइंग से पूछेंगे तो क्या वो बता पाएंगे डीप फेक क्या होता है? तो अगर जनता ये ना समझ पाए कि क्या असली है और क्या नकली है, मेरे प्यारे बच्चों, तो लोकतंत्र का क्या होगा? तो लोकतंत्र का क्या होगा? चिंतन कीजिए। और दूसरी तरफ यह मान लीजिए कि कोई अधिकारी बिना वजह यह कह दे, क्या कह दे
बिना वजह आपने कोई पोस्ट डाली और आपके पास उसका मैसेज आ जाए, या जो भी फेसबुक या व्हाट्सएप इनकी टीम के पास मैसेज आ जाए किसी अधिकारी का, किसका, सरकारी अधिकारी का, और वो सरकारी कानून के आधार पर कहे कि इस पोस्ट को हटा दो, यह सरकार के खिलाफ है, तो क्या यह भी उतना ही खतरनाक नहीं है जितना एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस? क्या दोनों खतरनाक है कि नहीं बच्चों, फटाफट बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, यही है आज के हमारे दो महत्वपूर्ण विषयों का मूल। एक तरफ सरकार, यहां पे आप देखें पहला टॉपिक, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर कृत्रिम एआई जनित सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव रखा है। यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजेस मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ सिंथेटिक एआई जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करने की कोशिश करी। लेबल का मतलब जैसे आप कुछ भी खरीदते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है ना, है कि यह एक लेबल लगा होता है कि भाई ये पदार्थ है, दूध का पैकेट आपने खरीदा तो उस पर उसके बारे में सारा कंटेंट लिखा होता है ना, सारी चीजें लिखी होती हैं और यह भी बताया गया होता है कि कैसे बना है। तो ये भी यहां पर बताना है, लेबल कर देना है कि भैया ये एआई जनरेटेड है। यानी इतनी बड़ी पिक्चर अगर यूट्यूब पर चल रही है तो इस यहां से यहां तक का जो मेरा पूरा शरीर है, इसका 10% आपको लिखना पड़ेगा कि यह वीडियो, यानी मैंने बनाया अपनी अभिव्यक्ति के प्रचार के लिए आईएएस के, तो लिखना पड़ेगा कि भैया ये जो वीडियो है ये एआई जनरेटेड है और अच्छी चीज है। तो इसी को लेकर के कानून लाने का प्रस्ताव है, प्रपोजल है। और जब भी सरकार ऐसा कोई कानून लाती सोशल मीडिया, क्योंकि आज की सबसे बड़ी सच्चाई एआई जनरेटेड कंटेंट आज की सबसे बड़ी सच्चाई है और आने वाले समय की और बड़ी सच्चाई होने वाली है, तो स्वाभाविक इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सरकार इस पर कानून लाने जा रही है इसलिए कि लोग भ्रम से बच सके, लोगों को भ्रमित होने से बचाया जा सके। जैसे प्रधानमंत्री या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई स्टेटमेंट या किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट। और दूसरी तरफ सरकार, जरा ये देखिएगा, कंटेंट नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। एक तरफ सरकार जनता पर कुछ आरोपित करने जा रही है और दूसरी तरफ वही सरकार अपने ही अधिकारियों को अकाउंटेबल बना रही है ताकि वो मनमानी से किसी का कंटेंट हटाने का निर्देश ना दे। ये बहुत अच्छी पहल है मेरे प्यारे बच्चों। ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है उसकी दृष्टि से ये बहुत ही बढ़िया विषय। आप देख सकते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा था, अधिकार के साथ दायित्व बढ़ जाता है, ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे का प्रश्न था ना 2014 का। और ऐसे ही अब्राहम लिंकन का वो स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, जिसमें अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट था भैया किसी के चरित्र का परीक्षण करना हो तो उसको शक्ति और अधिकार दे दो। यानी यहां पर भी थीम वही थी, जीएस पेपर 4 में भी ग्रेटर पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब सरकार इसी बात को प्रमाणित कर रही है कि भाई हमारे पास ग्रेटर पावर है कंटेंट को हटाने का निर्देश देने की, लेकिन हम अकाउंटेबल हैं कि जो ऐसा कहेगा वो जवाबदेह होगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा है। यानी उसको वाजिब रीजन के बाद ही किसी के कंटेंट को मॉडरेट करने की शक्ति दी गई है। तो शक्ति और अधिकार का संतुलन बनाया गया है, याद रखिएगा। यानी सरकार अब कह रही है कि तकनीक पर नियंत्रण भी चाहिए पहले के द्वारा और सत्ता पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है दूसरे के द्वारा। यही तो है असली डिजिटल गवर्नेंस रेवोल्यूशन, जहां एआई की ट्रांसपेरेंसी और शासन की जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलें। लिख लीजिएगा, डिजिटल गवर्नेंस रेवोल्यूशन। इस पर भी आने वाले समय में प्रश्न आएंगे, इसलिए मैंने दोनों टॉपिकों को एक साथ जोड़ा हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस रेवोल्यूशन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यही सीखेंगे, पहला कि आईटी रूल्स क्या है
और क्या इन आईटी रूल्स को डिजिटल इंडिया 2.0 कहा जा सकता है? ये जो आ रहे हैं भाई, डिजिटल 2.0 कहा जा सकता है। और ऑब्वियसली यूपीएससी के इन पेपर्स में, यानी जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, एसए में, प्रीलिम्स में, दोनों में इसका क्या महत्व है, हम यह विषय सीखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मजा आया? समझ में आया? क्लियर हो रही चीजें? अब इसके बाद आज के हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, और इंडियन एक्सप्रेस में आज एक टॉपिक है कुछ चैट जीपीटी से जुड़ी हुई। मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए, अगर एक दिन आप गूगल में कोई सवाल टाइप करें, और आप करते ही करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप निकालिए अपना फोन और गूगल में सवाल टाइप करें, और वह सिर्फ लिंक ना दिखाए बल्कि खुद ही बोल दे कि बेटा इसका जवाब ये रहा, और केवल जवाब ना दे, दो चार तथ्य भी बता दे कि तुम्हारे इस प्रश्न से जुड़े हुए यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी तुम याद कर लो, तो कैसा लगेगा? बोलिए, तो कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगेगा ना? बोलिए। आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन यही भविष्य है, और वो भविष्य शुरू हो चुका। उसी भविष्य पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। यानी आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे ओपन एआई के नए ब्राउजर चैट जीपीटी एटलस का। ओपन एआई का चैट जीपीटी एटलस, यानी चैट जीपीटी आप पढ़ रहे हैं, चैट जीपीटी एटलस आप देख सकते हैं, जो दो काम एक साथ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और इंटरनेट ब्राउजिंग, यानी जो आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं ना, गूगल पे जाकर के सुनील अभिव्यक्ति सर की इथिक्स की क्लास सर्च करते हैं ना, तो ये जो ओपन एआई का चैट जीपीटी एटलस है, वो दो काम कर रहा है, ब्लेंड करने जा रहा है। जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग आप पढ़ते हैं, पेट्रोल प्लस एथेनॉल, तो ये दो चीजों को मिला रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ब्राउजिंग, दोनों को मिला रहा है। जबकि गूगल अभी तक क्या दे रहा था? गूगल पे आप कोई चीज सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता था? सारे लिंक प्रदान करता। जैसे आपने उस पर गए, आपने कहा भाई मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है और हमें कंटेंट चाहिए कबीरदास के रहस्यवाद पर, तो वो कई वेबसाइट आपको 1 2 3 4 करके बता देता है कि यहां यहां मतलब इग्नू आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसा होता है। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल, आपका पीएसआईआर ऑप्शनल, कुछ भी ऑप्शनल है, तो वो केवल लिंक दिया करता था, और आप फिर हर एक लिंक पर जाके सर्च करके अपने काम की चीज निकालते थे। यानी थोड़ा सा सिर दर्दी वाला काम था कि नहीं था? अब ये जो चैट जीपीटी एटलस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ब्राउजिंग यानी सर्च दोनों को मिला रहा है। यानी अब तक आपने अपना कंप्यूटर ओपन किया होगा, मोबाइल ओपन किया होगा, तो आपने क्या देखा होगा? आपने ये देखा होगा गूगल क्रोम की पिक्चर या सफारी जैसे ब्राउजर। सफारी अमूमन जो भी एप्पल वगैरह यूज करते हैं उन पे सफारी, और गूगल क्रोम जो सामान्यतः हम लोग यूज करते हैं स्मार्टफोन वगैरह कुछ भी। तो दो ही ब्राउजर हमें दिखाई देते हैं कॉमनली, जो पॉपुलर है, जहां हम जाते हैं, खुद सर्च करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं और जानकारी ढूंढते हैं। लेकिन ये एटलस एक ऐसा ब्राउजर है जो आपकी जगह यानी जो आप खुद सोचता है, खोजता है और जवाब देता है। यानी आपने एक चीज पूछा, उसको तो बताया, उसके साथ जुड़ी 10-15 चीजें और आपके सामने डाल दिया। यानी एक निबंध आया था कि हमने अपनी सोचने की प्रक्रिया वाह्य स्रोतों को सौंप दी है। पूछा था कि नहीं पूछा था? यानी हम अपनी थिंकिंग आउटसोर्स कर रहे हैं, और अब ये जो चैट जीपीटी एटलस है, यह उसी चीज को और प्रमाणित कर रहा है। प्रश्न याद आया, यूपीएससी ने पूछा था निबंध कि अभी मनुष्य ने अपनी सोचने की प्रक्रिया आउटसोर्स कर दी है। आप देख सकते हैं, यानी आपकी सोचने की प्रक्रिया को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। याद रखिए, कैसे आपकी सोचने की प्रक्रिया पर कंट्रोल कर रहा है?
उस निबंध में कैसे आप जाएगा, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने ब्राउजर पर टाइप किया, भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों घट रहा है, कल का अपना टॉपिक था ना बच्चे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों घट रहा है, या एफडीआई, नेट एफडीआई इनफ्लो अगस्त अगस्त, और फिर वो 5 महीने का लेटेस्ट आंकड़ा। अब गूगल क्या करेगा, और ये चैट जीपीटी एटलस क्या करेगा, गूगल आपको 20 लिंक दे देगा, 1 2 3 4 5 6, उसमें कोई कोचिंग होगी, कोई अखबार का लिंक होगा, सब होगा, जिनमें से आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एटलस क्या करेगा, एटलस आपको बोलेगा भारत में निवेश में गिरावट प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हो रहा है, ग्लोबल अनसर्टनिटी यानी वैश्विक अनिश्चितता के कारण हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट के कारण हो रहा है, मतलब बढ़ाया गया है या कुछ ऐसा है। और फिर वो आपसे पूछेगा, इतना तो आपको बता दिया, यानी आपकी इतनी जानकारी बता दिया, उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या आप जानना चाहेंगे कि सरकार ने इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। और बच्चे एक जितना भी आपने पढ़ा हुआ है वो सब यहां पर उगल देगा। मतलब आपका अगर कुछ छूट भी गया है, बजट का, सर्वे का, कोई सरकार की पॉलिसी का, वो तुरंत बता देगा पहली पॉलिसी ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने के लिए, बाकी की पॉलिसीज ये है मेरे प्यारे बच्चों। यानी अब खोज क्या हो गई, अब खोज केवल सर्च नहीं है, केवल खोज नहीं है जो हम सफारी पर और गूगल क्रोम पर कर रहे थे, ये एक संवाद यानी कन्वर्सेशन होगा। यही है एआई ब्राउजर रेवोल्यूशन, जहां इंटरनेट अब इंसान की सोच के साथ जुड़ रहा है। जैसे पहले हम इंटरनेट से जानकारी लेते थे, अब इंटरनेट से हम बात करेंगे। तो जानकारी लेते थे, अब हम बात करेंगे, और जो भी बात करेंगे उस बात से वह नई बातें खुद निकालेगा, यानी हमारी सोच को एक नया आयाम देगा। इसलिए हमने सोचने की प्रक्रिया वह स्रोतों को सौंप दी है। वो निबंध आज के समय में इस टॉपिक के रेफरेंस में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और किसी भी देश के लिए भी है। मेरे प्यारे बच्चों, जो तकनीक को समझेगा वही भविष्य को दिशा देगा। अब अभी से मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अभी आईएएस में सिलेक्टेड आप ही के क्लासरूम से बच्चे मुझसे मिलने आए। तो उनके साथ भी बातचीत में मेरी तकनीक ही हावी थी कि भाई तकनीक को अपनाओ, और गांव गांव के लोगों को उस तकनीक से परिचित कराओ, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे वो बहुत पीछे जाने वाले, उनके बच्चे बहुत पीछे जाने वाले। यानी जो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको मैं पढ़ाता रहता हूं ना, जैसे द नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। निबंध पूछा था 2017 में। हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, यानी पालना झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है। इस प्रकार के निबंध आपसे पूछे जा रहे हैं एजुकेशन को लेकर के। तो मैं अक्सर जब पढ़ाता हूं आप लोगों से कहता हूं कि बच्चों, साइंस का जो टेम्परामेंट होता है, विज्ञान की जो मानसिकता है, वो कम होती जा रही है। और यूपीएससी उस पर प्रश्न भी पूछा है कि आज अगर हम एकेडमी को देखें, खासकर हायर एजुकेशन में, तो 3 चीजें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं जो पढ़ाई जा रही हैं। और वो 3 चीजें क्या है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और जो है प्रशासन। क्योंकि साइंस आज समाज की प्राथमिकता नहीं, इसलिए साइंस अब उच्च शिक्षा संस्थानों के आकर्षण का विषय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्यों नहीं है, तो मैं चर्चा करते समय आपको याद होगा, बहुत पहले से कहता रहा हूं कि बच्चों, जो है, आज आप अपने आसपास के जितने भी स्कूल हों, 10th तक या 12th तक, 10th और 12th मेन गर्ल्स हो या बॉयज हो या कोएड हो, आपको वहां लैब देखने को नहीं मिलेगी। अगर लैब होगी भी तो लैब के सामान सही से नहीं होंगे। क्या ये सही है कि नहीं? तो जब प्रयोग हो ही नहीं रहे तो समस्या तो हमेशा इस देश में बनी रहेगी। तो यही मेरा अपना है कि मेरे प्यारे बच्चों, तकनीक सब कुछ बदल रहा है, इसलिए आप सबको तकनीक के साथ ही गहरे स्तर पर जुड़ना है। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। गरीब बच्चे तबाह हो जाएंगे। और जो मैं बात कहना चाह रहा था, अब उसको आपके सामने लाता हूं
ये जो ओपन एआई का चैट जीपीटी एटलस है, यह स्कूलों में प्रयोगशाला को रिप्लेस कर सकता है। यानी जो हमारे लैब टेक्नीशियंस होते हैं स्कूलों में, वो बहुत लिटरेट नहीं होते हैं। उन्होंने छोटा मोटा कहीं से कोर्स कर लिया, वो क्या ही समझा पाएंगे हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से क्या होता है। सिंपल सी बात है। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा ही स्क्रीन वहां लगा हो हर एक स्कूल में, और एक चैट जीपीटी एटलस की सुविधा हो, वहां फ्री है या पेड है जो भी है, और बच्चे को टाइम दिया जाए कि तुम्हारा विषय ये है, 5 मिनट है, तुम सर्च करके एआई से, पहले टीचर अपना बता दे, फिर उसके बाद टीचर ही आए एआई ओपन करे कि बच्चों आज के प्रयोग में ये 5 बातें एआई ने बताई हैं, जो मैंने बताई हैं, ये 5 बातें देख सकते हैं मैच कर रही हैं, और अब आप लोग बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते समय कौन सा केमिकल क्या कब कैसे मिलाना है, उसमें कोई डाउट हो तो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो बताएगा, फिर आप मुझसे कंफर्म करेंगे और उसके बाद उस पर आप प्रयोग करेंगे। आप सोचिए कि साइंटिफिक टेम्पर हिंदुस्तान में कैसा हो जाएगा। आज इस देश को चैट जीपीटी प्रयोगशालाओं का देश बना सकता है, जहां पर गांव गांव में प्रयोगशालाएं चल रही, हर एक स्कूल हर एक कॉलेज में। लेकिन उस स्कूल और कॉलेज में मेरे प्यारे बच्चों उस प्रकार की सोच रखने वाले माइंड होने चाहिए। और यह संभव नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। किसी भी स्कूल कॉलेज में जो लीडर होता है ना, लीडर विजनरी होता है, क्योंकि तभी वो उस स्कूल कॉलेज को क्रिएट कर पाता है। लेकिन उसके आसपास एक कॉकस बन जाता है, कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं, वो बिल्कुल इनोवेटिव नहीं है या थोड़े बहुत हैं। तो अगर कोई इनोवेटिव इंसान उस स्कूल कॉलेज में एंट्री मारा, तो वो तुरंत उसको रोकने की कोशिश करेंगे कि यार अगर ये आया तो ये तबाह करेगा। यानी ये तुरंत प्रभावशाली भूमिका में आ जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। ये जब आप आईएएस बनेंगे देन आपको समझ में आएगा, और अगर पीसीएस बनेंगे तो और भी समझ में आएगा। एज एसडीएम आपके हाथ में बहुत सारी चीजें होंगी, आपका मन कुलबुलाएगा कि मैं कर लूं, लेकिन डीएम की परमिशन के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आपके अंदर सुबह सुबह इनोवेशन थिंकिंग आई, कुछ नया करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज कि आपको डर होगा कि डीएम की डांट पड़ेगी। अगर डीएम आपके माइंड के अकॉर्डिंग इनोवेटिव हुआ तब तो आप सफल, नहीं तो आप फिर घूमते रहेंगे और शांत हो जाएंगे। ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। जितने भी इनोवेटिव लोग आप पाओगे, वो क्यों ब्रेन ड्रेन होता है? ब्रेन ड्रेन के पीछे केवल एक रीजन ये नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जी हां, वो एक कंडीशन है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर इंफ्रा है, फिजिकल एंड हेल्थ इंफ्रा बहुत अच्छा है उन लोगों का। हर इंसान एक अच्छा जीवन चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको, जो कि किताबों में लिखा नहीं जाता, ये 100% सत्य है कि अगर आप इनोवेटिव हैं, अगर आपके अंदर एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी है और आप किसी स्कूल कॉलेज में काम करना चाहते हैं, आपको रोक दिया जाएगा। आप इस चीज को बना, अगर आप ना समझ पाए, आप मुझसे 10-20 साल बाद जब आप सेलेक्ट होकर के कहीं पर लेटे होंगे तो आप सोचेंगे कि सर मेरे सही कहे थे यार, ये बिल्कुल सत्य है। फिर भी मैं कह रहा हूं, वो लीडर है, जैसे एलन मस्क है। एलन मस्क क्या करेगा कि अगर आप में जो बच्चे, जैसे मान लो भी आप सब क्लास में हैं, तो एलन मस्क देख लेगा कि अच्छा इसमें है, वो एलन मस्क आपको उठा करके कहेगा हम तुमको 5,000 करोड़ रुपया देंगे सालाना, तुम आओ। एलन मस्क उठा लेगा उसको, क्योंकि उसको तो लीडर अगर इनोवेटिव है तब तो आपको मजा है, वो तुरंत आपको हाथों हाथ उठाएगा। लेकिन अगर लीडर इनोवेटिव नहीं है, वो झटके से एंटरप्रेन्योर बन गया, क्योंकि बहुत से लोग बच्चे झटके से बन जाते हैं। जैसे कोविड के दौर में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर झटके से बने। उस समय एकदम ऑनलाइन का दौर था, चीजें कनेक्ट हुई, लोग ऑनलाइन टूट पड़े, बहुत सारे लोग बन गए। लेकिन समय के साथ बुलबुला फूटा, सब तबाह होते चले जा रहे हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने इनोवेशन को सम्मान नहीं दिया, उन्होंने केवल फंडिंग को सम्मान दिया। इसीलिए कल भी हम लोग स्टार्टअप पढ़ रहे थे, बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया में बंद होते चले गए, या उनको जबरदस्त मात्रा में ले ऑफ करना पड़ा, क्योंकि उनका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उन्होंने इंफ्रा पर फोकस किया, उन्होंने क्वालिटी पर, इनोवेशन पर फोकस नहीं किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इतने स्टार्टअप्स आए, आप सब मुझे बताएं, आप सब यूट्यूब से कनेक्टेड हैं। मैं एक भी स्टार्टअप, जितने भी, मैं आपके, चलो एजुकेशन की बात करता हूं। मैं अभी टेक स्टार्टअप जो कल पढ़ाया था, एग्री स्टार्टअप के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी चलिए मैं आपको एजुकेशन स्टार्टअप देता हूं। आप मुझे बताएं, ये जो एजुकेशन स्टार्टअप्स हैं,
मेरे प्यारे बच्चों, क्या एक भी ऐसी चीज आपको दे पाए हैं, जितने भी एजुकेशन स्टार्टअप हैं, जो आपको लगता हो कि आपके और आपके जो भी हैं घर परिवार आसपास या सोसाइटी को एज अ एजुकेशन बदलने में सक्षम है? सभी से कमेंट चाहूंगा, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, पूरा ऐसा कमेंट करिए कि सरसरा करके ऊपर नीचे कमेंट जाए। मुझे आप मेरी बातों को सपोर्ट मत करिए, मुझे काट दीजिए, हाँ सर दिया है। ये जितने भी एजुकेशन स्टार्टअप हैं, इन्होंने क्या एक ऐसा टूल दिया है? अभी मत कहना इन्होंने भी सर एआई दिया है। अरे एआई तो हमारा है ही नहीं, वो तो एआई हम खरीदेंगे, अपने यहां जो है उसको इंस्टॉल कर देंगे, हो गया। आप आइए, सुविधा लीजिए हमारी वेबसाइट पे। एक भी एजुकेशन स्टार्टअप ने सिवाय कोचिंग पढ़ाने के, जैसे पहले टीचर कोचिंग पढ़ाया करते थे, अब उस टीचर की कोचिंग को या ट्यूशन को उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है कि तुम एक टीचर हो, तुमको हम कॉन्ट्रैक्ट पर ले रहे हैं। और नॉट ये यूपीएससी, मैं क्लास 1 2 3 केजी टू नर्सरी, उसके आगे सारी पढ़ाई की बात कर रहा हूं। एक भी लर्निंग आउटकम का, किसी भी स्टार्टअप का इनोवेशन, कॉपी नहीं कि अमेरिका में ये चल रहा था हमने उठा लिया। आप मुझे बताएं एक भी इनोवेशन, ये जरूरी है जानना। एक तरफ से आप सब लिख रहे हैं नहीं सर, तो इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन में आप पढ़ा तो रहे हैं। अब यही सब हमारे विचार कहीं जाके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फिर लोग दूसरों को आइकन मान लेते हैं। मैंने क्या बोला? चैट जीपीटी आधारित प्रयोगशालाएं बनानी चाहिए इस देश में, और बनेंगी आज के 2 साल 5 साल 8 साल बाद। कहा जाएगा मेरे ऐसे अध्यापक के द्वारा, लेकिन हम नेपथ्य में जाएंगे, लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन के अकॉर्डिंग बातें करे, उन्हें हंसाए, उन्हें डांस करने पर क्लास में मजबूर कर दे, वो स्वाभाविक रूप से विजेता होता है। और वो हम लोगों से होगा नहीं, मुझसे तो कतई ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं बड़ा लकी हूं कि मुझे अच्छे बच्चे मिलते रहते हैं। अगले साल सुनील अभिव्यक्ति का, आगे कुछ नहीं बोलूंगा, इतना प्रीलिम्स निकालेंगे ना कि धुआं धुआं होगा। ठीक सही। और आप ही सब गलतियां जो कर रहे हैं उसको करना बंद कीजिए, ठीक है? चलिए, तो ये आज के सारे टॉपिक हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनके बारे में हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे, यानी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और फिर टॉपिक आता है भारत का लक्ष्य सौर भौतिकी और अंतरिक्ष मौसम में आत्मनिर्भरता हासिल करना। यह टॉपिक भी अपने आप में बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है। खासकर इसको मैंने ए से और प्रीलिम्स के लिए बनाया। ए से यानी अंतरिक्ष का तीव्र आकर्षण, हम आदित्य L1 की चर्चा करेंगे। साइंस वाले पेज पर हिंदू के आया हुआ है, और उसके बाद आदित्य L1 प्रीलिम्स के लिए, और उसमें कई टर्मिनोलॉजी आई है। प्रीलिम्स के लिए हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। याद रखें बच्चों, ये अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप क्लासेस इसी पर डिटेल में आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंकिंग का आधार क्या? इन्होंने आधार पर टिप्पणी की है, यानी ये कहते हैं, और सही कह रहे हैं, कि आप सबके लिए भी ये फैक्ट होगा कि जिस आधार पर रैंकिंग तय की जाती है 1 2 3 4 5 6, वो आधार बदलते रहते हैं। यानी ये जो, जैसे हम जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 ले रहे हैं आकलन करने का, वो हमेशा नहीं बदलता, स्थिर है वो। लेकिन नवाचार सूचकांक का बेस हर साल बदलता है, यानी उसमें नए नए पैरामीटर्स डाले जाते हैं। तो वो इनका फोकस उन्हीं आधारों पर है। तो हम आधारों पर तो बात करेंगे, लेकिन चूंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए, चूंकि भारत की एक अच्छी ग्रोथ है, हम बेस पर तो चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो चर्चा होगी, चर्चा का जो मूल विषय होगा कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है जिसके कारण से हम सूचकांक में बेहतर जा रहे हैं। और हम बेहतर जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से, आप इस साल का नोबेल पुरस्कार आपने देखा ही देखा इकोनॉमिक्स का, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ के लिए दिया गया। तो इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारी जो 2047 का विकसित भारत बनने की जो बात प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है, हम उस दिशा में बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस रैंकिंग को एक बार आप लोग जरा देखिएगा, इसको पढ़िए आप लोग, और समझिए खुद
क्योंकि एक टीचर अगर सारी चीजें आपको समझा देता है तो फिर आपके लिए सारी चीजें क्या हो जाती है बच्चे, हलवा हो जाती है। इसमें क्या क्या कहा गया है इस पर आपको फोकस करना है। क्या क्या कहा गया है? यानी मैं पढ़ाने जाऊं तो आपको लगे कि सर के पढ़ाने से पहले ही मैंने समझ लिया था कि इसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए, पढ़ लिया आपने। अब मैं यहां कुछ नहीं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है, अब मैं डिस्कस करूंगा। आप अपना विजन क्लियर करिएगा कि जो आप सोच रहे थे क्या उसी एंगल पे मैं जा रहा हूं। और ठीक है, ये आपके सामने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, ऑब्वियस है टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस जो भी हम काम कर रहे हैं, इनोवेशन यहां के साथ जुड़ा है, इसका हमारी जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सिलेबस आपके सामने है। और ऑब्वियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर भी इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस इनोवेशन का, तो ये पूरा लगा हुआ है जिसको आपको देखना है। ऐसे वगैरह देख सकते हैं, इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर जैसे 2020 का प्रश्न भी मैंने नोबेल पुरस्कार पढ़ाते समय आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रश्न पूछता है कि भैया जीडीपी के पीछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पोटेंशियल जीडीपी के, तो जीडीपी के पीछे के जो फैक्टर होते हैं उसमें से एक फैक्टर इनोवेशन भी होता है, चार फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उसके अलावा भी ढेर सारे फैक्टर, और एक फैक्टर होता है इनोवेशन यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आपको इस विषय पर एक अच्छी पकड़ हमेशा बना के रखनी चाहिए, इस पर हमेशा एक अच्छी चर्चा का हिस्सा बने रहना चाहिए। रीजन यही है कि ये सब ऐसे टॉपिक है जो आपको, मैं साफ कहता हूं, इनोवेटिव आइडिया में 125 मार्क्स के ऐसे में मदद करेंगे आपकी, सबसे बड़ी चीज ये होती है। तो हिंदू की क्लास मुझे जो लगता है इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐसे के लिए, जीएस के लिए तो है ही है। मेरी हिंदू की क्लास, जैसे आप कहीं भी हिंदू पढ़ सकते हैं तो जीएस में आपको हेल्प मिल जाएगा, लेकिन ऐसे केवल मेरी ही क्लास से, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस से आपको मिल पाएगा इन डेप्थ। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नवाचार, इनोवेशन किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, यानी इस शब्द को पकड़िएगा, नवाचार और आत्मा का रिलेशन, जैसे आपकी आत्मा यानी इंसान के जीवन में नवाचार आत्मा होती है, देखिएगा सोल है। इनोवेशन क्या है? किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की सोल है। क्यों सोल है, इसको आत्मा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वह देश की सोचने खोजने, शब्दों का चयन देखिएगा, सोचने खोजने और बदलने का साहस रखता है। और जिस देश में सोचने, खोलने और बदलने का साहस है, वही विश्व मंच पर लीडर भी बनता है, नेतृत्व भी बनता है। तो इसका मतलब नवाचार आपको विश्व मंच पर नेतृत्व दिलाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको पता ही, यानी भारत की रैंकिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये GII होता क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नए बच्चों के लिए। अब आप जो नए बच्चे होंगे सोचिए कि आपको ये क्लास केवल आर्टिकल नहीं है, यानी यहां पर हर एक चीज जो भी आप पढ़ते हैं सब क्लियर कराया जाता है, जिससे डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलते हैं, जो मैं हर साल दिखाता भी हूं। तो ये सबसे पहली चीज कि ये जो रैंकिंग है ये हर साल आती है, एवरी ईयर आती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हर साल आती है बच्चों। निकालता कौन है? दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो के बारे में आप आज गूगल करके आ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको निकालता है, और लगभग 130 प्लस देश हैं जिनकी दो चीजें ये मापता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान रखना। पहला, इन देशों की इनोवेशन कैपेसिटी, ये शब्द पकड़िएगा,
और मुझे बताइएगा क्या ये बाइफर्गेशन आपको पता था कि वो क्या मापता है? ये तो पता था कि नवाचार कितना कर रहे हैं कुछ बेस पर, लेकिन क्या ये वाले पॉइंट पता थे? नवाचार क्षमता, और दूसरा इनोवेशन आउटकम। इनोवेशन आउटकम यानी नवाचार परिणाम, इन दोनों का आकलन करता है। यानी आपकी क्षमता कितनी है और आप उस क्षमता के आधार पर क्या आउटकम निकाल पाते हैं, ये दो चीजें मापता है। इसको हम सामान्य शब्द में कह सकते हैं, इन दोनों को अगर हम कहना चाहें तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि यह जीआईआई देखता है, क्या देखता है कि एक देश कितना सोचता है, यानी इनपुट, और सोचने के बाद दूसरा क्या नया बनाता है।